नमस्कार। बंदिशों के निर्माण के विषय में चर्चा को हम आगे जारी रखते हुए कुछ और बातों का हम ध्यान आपके सामने केंद्रित करेंगे। अब जब हम बंदिश की बात कर रहे हैं तो बंदिश को मैं ये कहूँ कि एक ऐसी रचना या ऐसी कलाकृति विशिष्ट तौर पर जिसमें कि राग की जो समस्त विशेषताएं जो हैं, विशिष्टताएं जो हैं, उसको एक सार के रूप में जो है वो बंदिश में प्रस्तुत किया जाता है। बंदिश के साहित्य के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो साहित्य जो है वो जैसे मैंने बताया कि एक अच्छा साहित्य होना चाहिए और उस साहित्य का एक अर्थ होना चाहिए। यानी बंदिश क्या कहना चाह रही है उसका अर्थ होना चाहिए, उसका एक हम कहें कि पूरी बंदिश का एक भाव होना चाहिए, क्योंकि उस अर्थ से ही तो वो इमोशन जागृत होगा। स्वर और शब्द जब मिलेंगे तो इमोशन जो एक भाव पैदा होगा वो एक तरह का भाव हमें महसूस होना चाहिए, या वो जब हम रस की निष्पत्ति बोलते हैं, रस भी एक तरह का ही रस उत्पन्न होना चाहिए। यानी स्थाई गा रहे हैं तो कुछ और है, अंतरा गा रहे हैं तो कुछ और है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी बंदिश, पूरी रचना में जो है एक ही तरह का भाव जो है वो उजागर होना चाहिए। तो साहित्य जो है वो अच्छा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई एक मीनिंग है वो होना चाहिए। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है कि जब साहित्य को उसमें बंदिश के निर्माण में साहित्य का प्रयोग किया जा रहा है, तो साहित्य जो है वो गेय होना चाहिए, यानी कि गाने योग्य होना चाहिए। उसमें यानी एक गीत के रूप में जब उस साहित्य को हम गाएं तो वो सही लगना चाहिए। स्वरबद्ध किया जाए तो वो साहित्य गायन के योग्य होना चाहिए, गाने लायक होना चाहिए। हम यदि उसको इस प्रकार से नहीं देखें उस काव्य को, तो किसी भी शब्द को कहीं भी हम फिट नहीं कर सकते। तो गेय होना चाहिए, इसके ये रसपूर्ण होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि चाहे वो श्रृंगार रस की बात है, चाहे वो वीर रस की बात है, चाहे वो हर्ष की बात कहें, चाहे वो हम कहें कि वो एक करुण रस की बात है, शांत भाव है उसमें, ये सभी हर राग की रचना जो है अलग अलग भाव को प्रकट करती है। जैसे कि दो उदाहरण मैं आपको देती हूँ। राग शंकरा की पहली बंदिश और दूसरी बंदिश में देखिए दोनों में भाव अलग है, और इस प्रकार से दोनों का अर्थ अलग है, और दोनों का काव्य जो है, जो साहित्य है वो काव्यपूर्ण जो है वो गेय है, यानी गाने योग्य है। और दोनों में जैसे मैंने बोला कि शब्दों का एक संतुलन बना होना चाहिए, वो भी दोनों में है। ताल दोनों की अलग है, लेकिन भाव देखिए आप दोनों का किस प्रकार से, जो काव्य है, जो साहित्य है, वो उसके भावों को, अलग अलग भावों को उजागर करने में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। आइए इस उदाहरण से देखते हैं। पहली बंदिश एक ताल में है। शंकर भंडार खोले, शंकर भंडार खोले, मस्तक पर चंद्र सोहे, मस्तक पर चंद्र सोहे, अंगन मो भास्म राग, अंगन मो भास्म राग, नंदी गण संग डोले, नंदी गण संग डोले, शंकर भंडार खोले,
मस्तक पर चंद्र सोहे, मस्तक पर चंद्र सोहे, अंगन मो भस्म राग, अंगन मो भस्म राग, नंदी गण संग डोले, नंदी गण संग डोले, शंकर भंडार खोले, शंकर भंडार, शंकर भंडार खोले, शंकर भंडार खोले। अब इस बंदिश में देखिए, एक ताल की बंदिश से इसमें आपने देखिए कि भगवान शंकर यानी महादेव के विषय में बताया गया है उनके कि किस प्रकार से उन्होंने वो भस्म को धारण करते हैं। वो नंदी जो उनकी सवारी है वो उनके साथ है, मस्तक पर चंद्र सोहे, उनके माथे पर जो है चंद्रमा सुशोभित है। और इस प्रकार भगवान शंकर की महिमा, उनके स्वरूप के बारे में जो है इस बंदिश में बताया गया है। अब दूसरी बंदिश जो है जो बिल्कुल भाव एकदम या दूसरा रस जो है उसकी अनुभूति हमें कराता है, 3 ताल की बंदिश है। अब मोरी मान ले आली, अब मोरी मान ले आली, अब मोरी मान ले आली, तजी रे गुमान बारी, तज रे गुमान बारी, अब मोरी मान ले आली, अब मोरी मान ले, तज रे गुमान बारी, तज रे गुमान बारी, अब मोरी मान ले आली, अब मोरी मान ले। अब ये बंदिश क्या कह रही है? अब मोरी मान ले आली, कि अब तुम मेरी बात को मान लो। तजी दे गुमान, तुम अपना जो गुमान है, अपना अभिमान जो है उसको छोड़ दो, काहे को तुम नाराज हो, तुम जो है मेरी बात को मान लो। यानी कि यहाँ पर नायक जो है नायिका को मना रहा है। यदि हम इसका ही अर्थ लें तो ये श्रृंगारिक है। और इससे पहले की बंदिश में शंकर भंडार खोले, देखिए शब्द साहित्य बिल्कुल अलग है और इसका साहित्य बिल्कुल अलग है, तो दोनों में जो रस जो सामने उसमें भक्ति रस नजर आता है, यहाँ पर श्रृंगार रस नजर आता है। तो इस प्रकार से जो साहित्य है वो किसी न किसी भाव के, किसी न किसी रस को जो है वो उसको प्रदर्शित करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना उसका साहित्य उस अच्छे उच्च कोटि का नहीं होगा। तो साहित्य का अर्थपूर्ण होना बहुत जरूरी है, काव्यात्मक होना चाहिए और गेय होना चाहिए, यानी कि गायन योग्य। अब हम इसको गा रहे हैं, अब मोरी मान ले आली, अब हम इसको गा रहे हैं तो हमें जो राग के स्वर हैं ग प नि द सा नि प ग प ग सा, तो हम वो जो स्वर है उसका जो प्रवाह है, यानी जो स्वर संगतियां प्रयोग होती रहा कि उसको इस काव्य में यानी जो साहित्य जो काव्यात्मक है उसमें हम उसमें फिट करने में कहें या उसमें पिरोने में जो किसी प्रकार की कोई अड़चन हमें नहीं आ रही है। तो ऐसे ही साहित्य होना चाहिए जो कि गेय होना चाहिए, जो कि काव्यात्मक होना चाहिए और गाने के योग्य होना चाहिए, जिससे कि उसका अर्थ प्रकट हो और अर्थ से ही जो उसका एक रस जो है उसका अनुभव या उसका आनंद जो है वो गायक और श्रोता दोनों कर पाए। तो ये रही उसके अर्थ की बात। और जो बंदिशें होती हैं, हम उन बंदिशों में जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्थायी अंतरा 2 भाग हैं या स्थायी अंतरा संचारी आभोग हैं, इन चारों का आपस में संबंध होना चाहिए और ये चारों मिलके एक अर्थ को जो है वो सामने रखते हैं। तो हम जब बंदिश के हम अक्सर देखते हैं कि झपताल की बंदिशों में जो मध्य लय की होती है उसमें स्थायी अंतरा संचारी आभोग आज भी गाया जाता है, ध्रुपद में भी गाया जाता है। तो जो द्रुत ख्याल की बंदिशों में भी गाया जाता है स्थायी अंतरा संचारी आभोग। तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर एक मीनिंग को वो जो है वो बताते हैं,
उस अर्थ को ऐसा नहीं कि स्थाई अलग अर्थ कह रहा है, अंतरे का कोई अलग संबंध है और अंतरा और संचारी आभोग में कोई भी संबंध नहीं है। उसी को वो कहते हैं कि उसी भाव को एनहांस करते, उसी भाव को वो आगे उजागर करते और बढ़ाते हैं, यानी कि उसका संबंध उस विशिष्ट भाव से, अर्थ से, रस से है, जो कि इसका साहित्य जो है स्थाई अंतरा संचारी आभोग या स्थाई और अंतरा ये मिलकर प्रकट करते हैं। और स्वाभाविक है कि जब हम इनको रचना करते हैं तो हम उसमें शब्दों का सही बैलेंस, तुकबंदी, अलंकारों का, जो हिंदी के जो अलंकार हैं या जो हम अक्सर हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं उसको, तो उसका प्रयोग होना चाहिए सही तरीके से। जब भाषा की हम बात करते हैं तो भाषा में अक्सर बंदिशें जो हैं वो ब्रज भाषा में जो है हमें मिलती हैं। कुछ बंदिशें ऐसी भी हैं जिसमें कि पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग किया गया, या कुछ बंदिशों में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है, कुछ में फारसी शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो ये एक सिमिट्री इनकी बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से ब्रजभाषा के बीच में जो उर्दू शब्द आ गए, तो या हम कहें कि फारसी शब्दों का प्रयोग हो गया, या बंदिश की स्थाई कुछ और कह रही, अंतरा जो है उसमें कुछ और ही शेरो शायरी उसमें आ गई, तो ऐसा नहीं, उससे उसका बैलेंस बिगड़ता है। या तो बंदिश जो है वो एक ही तरह की शब्दावली या एक ही तरह की भाषा का प्रयोग थ्रू आउट होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण आपको राग तोड़ी की इस बंदिश में मिलती है, जो बहुत खूबसूरत बंदिश है राग तोड़ी की, अल्लाह जाने अल्लाह जाने। इसके शब्द जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अल्लाह जाने अल्लाह जाने, अल्लाह जाने अल्लाह जाने, अल्लाह जाने अल्लाह जाने, नबी अली को नूर भर रहा, नबी अली को नूर भर रहा, जग में हसन हुसैन जय हरिये, जग में हसन हुसैन जय जिये, अल्लाह जाने अल्लाह जाने, ज़ोहरा के फरज़ांद नबी के, जिगर गोश अली कासिम होवे, हौज़े कौसर के पिए दे जाम, अल्लाह जाने अल्लाह जाने, अल्लाह जाने अल्लाह जाने, अल्लाह जाने अल्लाह जाने। तो देखिए शब्दों का जिस प्रकार से प्रयोग है, एक ही तरह के शब्द इसमें प्रयोग हो रहे हैं। तो हमें जब हम किसी विशिष्ट भाषा का, उर्दू की बात करें या हम ब्रज भाषा की बात करें, तो थ्रू आउट एक ही तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अब इसके बाद मेन चीज आती है, वो है स्वर हो गया, पद हो गया। अब ताल की बात आती कि ताल में वो बंदिश निबद्ध होनी चाहिए, तभी वो बंदिश है।
क्योंकि ताल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ताल एक अनुशासन या एक लिमिटेशन बताता है कि आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये 16 मात्रा की ताल में यदि बंदिश निबद्ध है तो 16 का 17 नहीं हो सकता। 10 मात्रा की तो 10 मात्रा के भीतर ही उस काव्य को भी फिट होना है, उन स्वरों को भी उसी के बीच में रहना है। तो यानी वो एक अनुशासन, एक दायरा फिक्स कर देती है ताल। तो ताल के अंदर जो है वो स्वर और पद का जो एक समन्वय है, और जो इन दोनों के मेल से जो रचना बनती है वो ताल के अंदर, इस काल चक्र के अंतर्गत जो है वो बांधी जाती है। तो ये जब काल चक्र के अंदर जो बंधन बंधा, यानी स्वर और पद का ताल के बाउंड्री में या ताल की उससे जो एक बंधन डाल दिया गया है, तो बनती है बंदिश। और किसी अच्छी बंदिश को बनाने के लिए ताल में भी पूरी तरह से ताल की नॉलेज होनी चाहिए। 16 मात्रा की है तो 16 मात्रा की ताल होनी चाहिए, और 10 मात्रा की है या 12 मात्रा की या 14 मात्रा की है तो बंदिश उसके अंतर्गत ही जो है निबद्ध होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो हमारा काव्य उसको क्रॉस कर जाता है, उस लिमिटेशन को या नंबर्स को या जो मात्राएं होती है उसको क्रॉस कर जाएगा, तो हमारी बंदिश जो है वो बिगड़ सकती है। तो हमें इसका बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि ताल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से ताल की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके अंतर्गत ही बंदिश का बंधाव होना चाहिए, उसके अंतर्गत ही बंदिश का निर्माण होना चाहिए। हम उससे आगे या पीछे उस बंदिश के जो काव्य है उसको हम 15 मात्रा नहीं कर सकते, 17 नहीं कर सकते, 16.5 भी नहीं कर सकते, 15.5 भी नहीं कर सकते। 16 है तो वो 16 ही है। तो ये अनुशासन या ये डिसिप्लिन या ये काल चक्र का निर्धारण जो है वो बेहद 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 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बंदिश की रचना में, क्योंकि वो एक लिमिट देता है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो ताल की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जब बंदिश का निर्माण होता है तो उस समय ताल को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जाता है, तभी जो है वो किस शब्द पर कितना जोर लगेगा या किस शब्द को कितना बढ़ाना चाहिए, वो भी ताल के अंतर्गत उसको जब निर्धारित करते हैं तो उसकी खूबसूरती तब सामने बनकर आती है। तो स्वर और पद और ताल, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है बंदिश के निर्माण में। अब जब हम बंदिश की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि राग की बात करते हैं, ताल की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं। तो हमें बंदिश के जो बोल हैं उनको लेके जब हम राग में विचरण करते हैं तो मंद्र, मध्य, तार तीनों सप्तकों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे शब्द या हमारा राग मंद्र सप्तक में जा रहा है तब भी वो क्लैरिटी दे, बंदिश के शब्द क्लियरली समझ में आए, सुनाई दे। इसका मतलब नहीं कि हम मंद्र में जाएंगे तो शब्द कहीं ना कहीं गोल घूम गए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है सौंदर्य तो होना चाहिए, और छंद, लय, अलंकार, कहन, यानी कि क्या कहना चाहती है उसके कहने का अंदाज जो है वो स्पष्ट होना चाहिए बंदिश के रचना से ही। जब बंदिश को गाया जाता है तो बंदिश क्या कहना चाहती है, हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, बंदिश के शब्द कुछ और बोल रहे हैं, तो ये समन्वय नहीं होगा, ये संतुलन नहीं बनेगा, एक बैलेंस्ड रूप में होना चाहिए। और जब श्रोता उस बंदिश को सुन रहा होता है तो उस बंदिश के ही सी सहायता से उसको राग के पूरे दर्शन होते हैं। यानी राग कैसा है वो बंदिश के उससे ही पता चल जाता है। जैसे कि कुछ बंदिशों में हम देखते हैं कि भैरव की बंदिशों में हम रेधा कोमल मानते हैं, एमन की बंदिश में हम मध्यम को तीव्र मानते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। तो ये थ्रू आउट बंदिश में इसका चलन या इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम किसी ऐसे स्वर को प्रयोग कर लेते हैं जो राग में प्रयोग नहीं होता, लेकिन बंदिश में वो थोड़ा सा बहुत कम उसके प्रयोग से बंदिश की खूबसूरती या उसके शब्द के कहन में जो खूबसूरती आती है, ऐसे स्वर को हम विवादी स्वर भी कहते हैं। तो हमें बंदिश के में जो रचना के समय वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, इन चारों स्वरों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वादी स्वर है तो वो चमकना चाहिए, तो बंदिश में भी उस पर ठहराव दिखना चाहिए। संवादी स्वर उससे थोड़ा सा कम, लेकिन अन्य दूसरा महत्वपूर्ण स्वर भी बंदिश में नजर आना चाहिए। इसके अलावा अनुवादी स्वर यानी कि बाकी के जो स्वर प्रयोग होते हैं राग में, वो भी उसका सही बैलेंस रूप से उसका प्रयोग नजर आना चाहिए।
और विवादी स्वर का प्रयोग ना भी करे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी-कभी कोई रचनाकार एक ब्यूटी स्पॉट की तरह उसका कभी कहीं प्रयोग कर देता है, तो वो खूबसूरत लगता है। जैसे एमन गाते समय या बजाते समय जो है तीव्र मध्यम का प्रयोग, कभी-कभी कोई शुद्ध मध्यम का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो राग के डिसिप्लिन के अनुकूल नहीं है। यानी वो एमन कल्याण को प्रदर्शित करे। कभी-कभी ऐसे भी संगीतकारों के उदाहरण मिले हैं जो उसका बंदिशों में, इस प्रकार की बंदिशों में मिलता है, या भैरव में भी हम देखते हैं कि कहीं-कहीं पे कोमल निषाद का प्रयोग हुआ है। क्रमिक पुस्तक मालिका में इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं। तो इन चीज़ों को भी समझना चाहिए विद्यार्थियों को। आज के संदर्भ में जब हम रचनाओं की बात करते हैं, बंदिशों की बात करते हैं, तो बंदिश बनाना, जब राग को गा के बंदिश बनाना जो है वो उसका प्रयास करते हैं विद्यार्थी, लेकिन वो प्रयास में कभी-कभी ये भूल जाते हैं कि वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, हम कुछ स्वर गुच्छ या स्वर समुदाय से प्रयोग करेंगे, लेकिन वो राग के नियम के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे स्वर गुच्छों का प्रयोग या इस प्रकार से स्वर संगतियों का प्रयोग मात्र उस एक अच्छा लग रहा है करके उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग के स्वरूप को वो बिगाड़ता है। न्यास के स्वरों का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न्यास के स्वर यानी जिन पे ठहराव हो। जब हम राग को गाते हैं तो हम जय जयवंती गाएंगे, तो जय जयवंती में प्रयोग होने वाले जो सा दामिनी दम के डर मोहे लागे रे गरे सा नि सा ध नि रे, तो नि सा ध नि रे, ये राग की खूबसूरती है। बंदिश में भी आना चाहिए, तो दामिनी दम के डर मोहे लागे, दामिनी दम के। तो स्वर का वो किस प्रकार से बढ़त हो रही, ये भी आना चाहिए कि कैसे स्वर राग की बढ़त कैसे होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से आना चाहिए। देश गा रहे हैं तो देश की विशिष्टता आनी चाहिए। हे माधो मन के भीतर तुम अब ब्रजत जी कहाँ सिधारे माधो। तो यानी कि राग का जो स्वर संरचना है वो साहित्य के साथ बिल्कुल सही जुड़ी होनी चाहिए और फिर उस पे ताल पे आनी चाहिए। अब हमने ये सब चीज़ें आपको विस्तार से बताई, तो इसमें जब हम कहते हैं स्वर, पद और ताल मिलाकर बंदिश बनती है, लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है रंजकता यानी सौंदर्य। जब हम उसको बंदिश को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसके लिए अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होना चाहिए कि वो सुनने में अच्छी लगे, रंजकता हो, उसमें रंजन को उजागर करने में जो है वो सफल होनी चाहिए, और सौंदर्य होना चाहिए, सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए कि बंदिश को गा रहे हैं तो राग भी समझ में आ रहा है, ताल भी समझ में आ रहा है, साहित्य भी समझ में आ रहा है, और उससे पूरे सौंदर्य को जो है हम उसका आनंद ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन नियमों के साथ ही बंदिश को जो है की रचना की जानी चाहिए। और हम जो कहते हैं परंपरागत बंदिशें, देखिए आप ध्यान से उनको बंदिशों को गाइए, सुनिए, तो आप इन सभी बातों को उसमें मौजूद पाएंगे, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे भी बंदिशों का निर्माण किया जा सकता है। इसी के साथ आज का व्याख्यान मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।